Assalamualaikum. Hope so all of you will be doing great. In today's video, we are going to talk about FMT test experience. जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह जैसे जैसे आपके टेस्ट होंगे, जो बच्चे मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मैं आपके साथ वीडियोस में एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा कि आज के जो पेपर में थे वो ये एमसीक्यूज़ आए थे। तो उसी तरीके से हम अपना सिलसिला आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। ये आप लोगों का आज का यानी 25 दिसंबर 2025 का एक्सपीरियंस है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टोटल 13 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था डिफरेंट सेंटर्स में, जिसमें 12 पास है और एक स्टूडेंट इसमें फेल हुई है। अब आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट एमसीक्यूज इज द प्रोसेस ऑफ चीविंग द फूड विद टीथ इज कॉल्ड। अब ये जो एमसीक्यूज है ये आपके डाइजेशन से लिया गया है, और डाइजेशन हम कहते किसे हैं? खुराक का तोड़फोड़ करके उससे एनर्जी निकालना। अब डाइजेशन का एक स्टेप होता है जब हम निवाला मुंह में डालते हैं और इसको टीथ से चुबाते हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। सो खाने को देखिए, जो चीविंग है, चीविंग का मतलब क्या होता है? चुबाना। सो हम बायोलॉजिकल टर्म्स में इसको नाम देते हैं मैस्टिकेशन का। वैसे अगर इसको हम बड़ा बड़ा टर्म में देखें तो ये डाइजेशन है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बात की जा रही है चीविंग की, चुबाने की, तो चुबाना हम किस चीज़ से करते हैं? वो हम कहते हैं टीथ से। और जब हम चुबाना टीथ से करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं मैस्टिकेशन का। फिर अगर आपसे सपोज कर ले पेपर में डाइजेशन के टाइप्स पूछ लिए जाए, तो डाइजेशन के मेनली टू टाइप्स है। एक होता है केमिकल डाइजेशन और एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन। सो टीथ के ज़रिए फूड का ब्रेक डाउन करना ये होता है मैकेनिकल डाइजेशन, और एंजाइम्स के थ्रू फिर खुराक की ब्रेक डाउन करना वो होता है केमिकल डाइजेशन। नंबर 2 इज रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कोल्ड। सो आपके बॉडी में खून बह रहा है, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में नाम देते हैं ब्लड का। फिर ब्लड के आपने टू कंपोनेंट्स पढ़े होंगे, एक होता है सेलुलर पार्ट और एक होता है प्लाज्मा। सेलुलर पार्ट यानी जब हम सेल्स को उठाते हैं, ब्लड में जो सेल्स होते हैं, जब हम इन सेल्स को उठाते हैं तो हमारे पास थ्री टाइप्स के सेल्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स को हम दूसरा नाम देते हैं एरिथ्रोसाइट्स का, यानी आप इसे रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हो और एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हो। जो सेल की दूसरी टाइप है वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो आप इसे वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हो और आप इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हो। एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स, जिसे आप दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी दे सकते हो। So white blood cells are also called as leukocytes, while platelets are also called as thrombocytes. Number 3 is smallest gland of human body is. So gland होते क्या हैं? ये आपके बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जिससे कोई स्पेसिफिक सिक्रीशन आती है, और आपकी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। बाज़ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। नो, पीनियल ग्लैंड इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, और ये आपके बॉडी का वो ग्लैंड है जो कोर्टिसोल को प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी द सेकेंड स्मॉलेस्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट है वो 0.5 ग्राम्स है, और जो मटर का दाना नहीं होता पी, ये उसके साइज का होता है। अगर हम दोनों की लोकेशंस की बात करें तो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों ब्रेन में लोकेट हैं। थायराइड ग्लैंड आपके नेक में अवेलेबल है, एंड एड्रिनल ग्लैंड जो ये आपके किडनी के टॉप कट प्रेजेंट होता है। एमसीक्यू नंबर 4 इज ओनली पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट स्टोर फूड। देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपके माउथ से स्टार्ट होता है, यानी आपके मुंह से स्टार्ट होता है, और ये कहाँ पर एंड होता है? ये एंड होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन पर। तो जब हम मुंह में नवाला डालते हैं तो हमारा मुंह क्या खुराक को स्टोर करता है? तो इसका आंसर होगा नो। फिर उसके बाद ये पाइप के थ्रू, जो एसोफेगस है उसके थ्रू स्टमक में चला जाता है। सो जो आपका स्टमक है, जो मस्कुलर बैग है, हम स्टमक को मस्कुलर बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बना होता है मसल से। तो जो आपके स्टमक है इसमें खुराक टेम्पररी स्टोर्ड होता है। अब आप कहेंगे कैसे सर स्टोर्ड होता है? आपने सपोज कर ले मीट खा लिया, ठीक है, आपने गोश्त खा लिया। अब जब आप गोश्त खाते हो तो डायरेक्टली अगर गोश्त स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता तो फिर आपको भूख बार बार लगती। लेकिन ये जो मीट होता है ये स्टमक में कुछ टाइम के लिए पड़ा होता है, डेट्स वाई आपको भूख नहीं लगती। और जब स्टमक में इस मीट की डाइजेशन हो जाती है फिर उसके बाद आपको दोबारा भूख लगने लग जाती है। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट जिसमें फूड
टेम्पररी यानी कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड होता है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जिसमें खुराक की सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की जाती है, सो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 5 इज द प्राइमरी साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड। सपोज करें मैंने कहा कि यहाँ पर ये मेरा माउथ है, मैंने माउथ में यहाँ पर निवाला डाल लिया। अब एसोफेगस के थ्रू ये कहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा आपके मस्कुलर बैग में जो है स्टमक में। फिर स्टमक के बाद इस तरीके से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अंदर ही आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो खुराक का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, इसका जो सही आंसर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट का जो नेम है वो है इलियम। इस पार्ट में खुराक का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट्स है। द फर्स्ट वन इज डोडेनम, द सेकंड वन इज जिजुनम एंड द थर्ड वन इज इलियम। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख भी लेता हूँ। द फर्स्ट वन इज डोडेनम, सेकंड वन इज जिजुनम एंड द थर्ड वन इज इलियम। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होता है, वो होता है इलियम। क्यू नंबर 6 इज ह्यूमन बिलोंग्स टू। देखिए अब आपने एक पढ़ा होगा किंगडम और एक होता है फाइलम। किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है, जिस तरह मैं कहता हूँ किंगडम प्लांटी जिसमें तमाम प्लांट्स को रखा गया है, किंगडम फंजाई जिसमें तमाम फंजाई को रखा गया है, किंगडम प्रोकैरियोटी जिसमें तमाम प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। अब ह्यूमन कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है किंगडम एनिमल्स से, किंगडम एनिमेलिया से। अब इन एनिमल्स में देखिए ह्यूमंस भी है, इसमें तो टर्टल भी है, इसमें डॉग भी है। फिर ह्यूमन के इस किंगडम में, किंगडम एनिमेलिया में अपने फाइलम से, और ह्यूमन बिलोंग करता है फाइलम Chordatus. Q number 7 is the sum of number of protons and neutrons in an atom is called. तो मैं आपको एटम डिटेल्स के साथ पढ़ा चुका हूँ। एटम में सबसे सेंटर में आपको मिलेगा एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। फिर इसके इर्द गिर्द आपको मिलेंगे ऐसे शेल्स। शेल्स में क्या पड़े होते हैं, शेल्स में पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम सम का क्या मतलब होता है, सम का मतलब होता है ऐड करना। अगर हम किसी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में ऐड कर ले तो केमिस्ट्री में हम इसे नाम देंगे मेस नंबर का। और अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो फिर उसको हम नाम देंगे एटॉमिक नंबर का। और अगर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज़ किया गया हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी रेफर करता है किस चीज़ को, एटॉमिक नंबर का। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16 और जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। अब ये 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें प्रोटॉन भी 8 है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 है, जबकि 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 इसमें न्यूट्रॉन। नंबर 8 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड। सो ये आज के एक्सपीरियंस के एमसीक्यूज है और प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट। सबसे पहले तो टेंशन को दूर कर ले, देखिए कितने सिंपल एमसीक्यूज आ रहे। तो किसी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, ये रेफर करता है एटॉमिक नंबर को। अच्छा, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, देखिए एक मैंने आपको पढ़ाया एटॉमिक नंबर और एक होता है मेस नंबर। अब बास केसेस में एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मेस नंबर चेंज होता है। So a process in which atomic number remain the same but mass number change continuously, this is called as isotope. अब आप कहेंगे सर हमें एग्जांपल ले, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 और मेस नंबर क्या है 12। अब नेक्स्ट जो कार्बन का आइसोटोप है उसमें कार्बन का नंबर जो एटॉमिक मेस है वो 13 है और जो एटॉमिक नंबर है वही 6 है। फिर जो नेक्स्ट आइसोटोप है उसमें कार्बन का जो एटॉमिक मेस है वो 14 है और एटॉमिक नंबर 6 है। देखिए यहाँ पर एटॉमिक मेस पहले 12 था, देन 13 हो गया, देन 14 हो गया। सो केमिस्ट्री में हम इसको नाम देते हैं आइसोटोप। क्वेश्चन नंबर 9 इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। सो इससे पहले मैंने आपको एटम समझा दिया कि एटम में कौन कौन सी स्पीशीज होती हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में आपको 2 स्पीशीज मिलेंगी, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। से इस पर चार्जेस की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन पर होता है नो चार्ज यानी ये न्यूट्रल है, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन्स है जो बाहर शेल में प्रेजेंट होते हैं इस पर होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। SBP स्टैंड्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जो फर्स्ट फीमेल
ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वुमेन मीन फर्स्ट फीमेल गवर्नर जो थी वो थी डॉक्टर शमशाद अख्तर, और जो फर्स्ट मेल गवर्नर थे वो थे जाहिद हुसैन। इसी तरीके से अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ आपकी यूनिवर्सिटी कब बनी, तो आपको डेट का पता होगा कि इस डेट को हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी। अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये कब बना है, तो ये बनाया गया था 1 जुलाई 1948 को, और बनाने वाले कौन थे, वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नंबर 11 इज टिल नाउ हाउ मैनी पाकिस्तानीज वन द नोबेल प्राइज। अभी तक कितने पाकिस्तानी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो टोटल 2 ऐसे बंदे थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। द फर्स्ट वन इज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। कौन से ईयर में, 1979 में। पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है सुपारको, इसकी बुनियाद भी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ही रखी है। और जो दूसरी थी वो थी मलाला यूसुफजई, ये एक फ़ीमेल है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है पीस के लिए, अमन के लिए 2015 में। स्क्यू नंबर 12 इज़ अ ट्रांसफार्मर इज़ विच डिवाइस। ट्रांसफार्मर कौन सा डिवाइस है। सो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर जो जिससे हमें बिजली मिलती है, ठीक है, आप ट्रांसफार्मर जानते होंगे। अगर आपसे ट्रांसफार्मर के टाइप्स पूछ लिए जाए तो ट्रांसफार्मर के मेनली 2 टाइप्स है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये नेम सिर्फ आप याद रखें, इसके काम को याद ना रखिएगा, फर्स्ट वन। एंड द सेकेंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये दोनों ट्रांसफार्मर के टाइप्स है, ये आपको पता होने चाहिए। नंबर 13 इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड। सो सबसे इसके जो बड़ी एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आप जैसे बटन को ऑन करते फ़ैन ऑन हो जाता है, जैसे बटन को ऑफ करते फ़ैन बंद हो जाता है, दोबारा बटन को ऑन करते बल्ब जल जाती है। सो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है। अब जो हमारे वायर्स होते हैं, सपोज करिए एक वायर है और यहाँ पर मैंने इसके साथ एक बल्ब को अटैच किया हुआ है फॉर एग्जांपल। अब ये जो फ्लो है, फ्लो ऑफ चार्ज है, ये चार्ज है क्या, चार्ज कौन से ब्लॉक का नाम है। तो चार्ज यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी वायर के अंदर जो चार्ज का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, वो है एम्पेयर। नंबर 14 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एक सीरीज है और नहायत ईजी है। देखिए A2, फिर देखिए अल्फ़ाबेट्स 1 1 करके आगे जा रहे हैं। जिस तरह पहले ए लिखा गया, ए के आगे लिख दिया 2, फिर बी के लिख दिया 4, फिर सी के आगे लिख दिया 6, यानी A B C। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा D, और कितना कितना ऐड हो रहा है, 2 2 2 4 6, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 8। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा डी। एंड स्क्यू नंबर 15 इज डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल एज टीचर इज टू। अब यहाँ पर इस रिलेशन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे। डॉक्टर यानी जो डॉक्टर होते हैं ये आपको कहाँ पर मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं हॉस्पिटल में। और टीचर भी यहाँ पर आप कहेंगे सर टीचर क्लास में भी तो होता है, टीचर स्टूडेंट के पास भी तो होता है, लेकिन अब इस रिलेशन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। डॉक्टर के बड़े चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। देखो हॉस्पिटल में तो वार्ड्स भी होते हैं ना, तो अगर लिखा होता डॉक्टर इज टू वार्ड, जिन्हें हम कहते हैं टीचर इज टू क्लास। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली बड़े बड़े कैटेगरी को बताया गया है, डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल, यानी डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है, तो फिर टीचर होगा स्कूल में। अब सेकंड रिलेशन, अगर लिखा होता डॉक्टर इज टू वार्ड, डॉक्टर वार्ड में भी होते हैं ना जहाँ पर पेशेंट पड़े होते, देन हम कहते हैं टीचर इज टू क्लास। ये क्या रिलेशन हो गया, आपने इस वाले से अंदाज़ा लगाना है। फिर अगर लिखा होता डॉक्टर इज टू पेशेंट, डॉक्टर इज टू पेशेंट, देन हम कहते हैं टीचर इज टू स्टूडेंट। समझ आ गई है, इस एमसीक्यूज की ना आई हो तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर ले, मैं आपको बता दूंगा। एमसीक्यू नंबर 16 इज मेल्ट लिक्विड फ्रीज। अब इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मेल्ट और लिक्विड के दरमियान रिलेशन है, और हमने फ्रीज के साथ दूसरी चीज़ को बाइंड करना है। अब सपोज करें मैंने आपको कोई सॉलिड दे दिया, ये सॉलिड क्या है, जो सॉलिड मैंने आपको दिया वाई आयरन, एक दांत है। अब मैं आपको कहता हूँ कि इस आयरन को आप क्या करें, हीट दे दे। तो जब आयरन को हीट देते तो मेल्ट होता है,
और जब एक चीज़ मेल्ट हो जाती है इट्स मीन वो लिक्विड में चेंज हो गई। सपोज करें मैंने आपको कह दिया आइस, आइस को आपने बाहर रखा, थोड़ी देर बाद ये जो आइस था ये मेल्ट हो गया। अब जब आइस मेल्ट हो गया किस चीज़ में चेंज होगा? वाटर में। तो वाटर क्या है? लिक्विड है कि नहीं है? अब मैं किसी चीज़ को फ्रीज कर रहा हूँ, तो अगर मैंने इस पानी को दोबारा फ्रिज में रखा और ये चीज़ फ्रीज हो गई, तो फ्रीज चीज़ कौन से हालत में होती है? वो होती है सॉलिड हालत में। एमसीक्यू नंबर 17 इज जू इज टू एनिमल एज एक्वेरियम इज टू। इस तरह पहले एक रिलेशन था डॉक्टर और हॉस्पिटल के दरमियान, इसी तरीके से ये भी एक रिलेशन है। जू जो चिड़ियाघर है उसमें होते हैं एनिमल्स, जो एक्वेरियम होता है एक्वेरियम में होते हैं फिश। सो जू इज टू एनिमल एज एक्वेरियम इज टू फिश। सो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। इन्हीं एमसीक्यूज़ को देख के अपने पेपर के लिए प्रिपरेशन करें। यानी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे, मैट्रिक बेस तक ही एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, ये अपने आप से ये डर निकाल ले कि एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होंगे। हाई लेवल के एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सपीरियंस में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।